नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में और समाज शास्त्र से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ विस्तार से चर्चा करने का प्रयास रहेगा। 100 एमसीक्यूज़ के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ठीक है, झारखंड हो, सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको पढ़ना है बीए के सेकंड सेमेस्टर में समाजशास्त्र के अंतर्गत यानी सोशियोलॉजी में सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज के बारे में पूरा बारीकी के साथ विस्तार से मैं इस लेक्चर्स को बताऊंगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, एक एक प्रश्नों पर विस्तार चर्चा करूंगा। ठीक है, आइए प्रश्नों पर जो है चर्चा करते हैं। सभी दोस्तों का स्वागत है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, जैसे कि मैं कुछ भी यूनिवर्सिटी का नाम लूँ, अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये सब परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु ऑब्जेक्टिव करवाएगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव करवाएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, यस्सी दुबे ने गांव के वर्गीकरण के कितने आधार प्रस्तुत किए हैं? तो यस्सी दुबे, श्यामाचरण दुबे इनका पूरा नाम है। भारतीय गांवों के वर्गीकरण के लिए 6 प्रमुख आधार इन्होंने बताए हैं, ठीक है, जैसे आकार, जनसंख्या, जातियों की संरचना, इन सभी के हिसाब से उन्होंने 6 प्रकार के वर्गीकरण बताया कि गांव 6 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जाति की 6 विशेषताएं भी इन्होंने बताई हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता का ज्ञान हमें किस ग्रंथ से मिलता है? दूसरा नंबर, पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता का ज्ञान हमको किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है, ये बात संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 33 नंबर तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, नियोजित परिवर्तन के उद्देश्य हैं। नियोजित परिवर्तन जो होता है, ठीक है, उसका उद्देश्य होता है क्या? समाज का कल्याण करना, व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक पुनर्निर्माण करना। ये सारे नियोजित परिवर्तन के सारे उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस क्रम में होती है? जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस में होती है, यानी ज्यामितीय क्रम में होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस में होती है। थॉमस माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जो होती है वो कैसे बढ़ती है? जनसंख्या, जैसे जनसंख्या बढ़ती है, एक आज है, कल 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, इस तरीके से बढ़ती। जबकि जो उत्पत्ति के साधन है, संसाधन है, वो गणितीय क्रम में बढ़ते हैं, यानी समानांतर श्रेणी में, और ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है जो आपकी जनसंख्या है। जैसे आज मान लेते हैं आपके पास एक संसाधन है, ठीक है, कल 2 होगा, परसों 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरीके से। लेकिन आज जनसंख्या 1 है, कल 2 हो जाएगी, परसों 4 हो जाएगी, चौथे रोज 8 हो जाएगी, पाँचवें रोज 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, इस तरीके से होती रहेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या जो बढ़ती है वो गणितीय क्रम में नहीं बल्कि ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, जबकि जो उत्पादन के साधन है, उत्पत्ति के साधन है, संसाधन है, वो गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 करके। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है। वर्ग में समूह के सदस्यों में क्या पाया जाता है? 5वां नंबर बताएंगे। वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? समानता का तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, समानता का तत्व पाया जाता है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। यह परिभाषा किसने दी है? बताएं। छठा नंबर पर परिभाषा किसने दी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। जिन्सबर्ट ने परिभाषा सामाजिक वर्ग की बताई है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, जिन्सबर्ट, मॉरिस जिन्सबर्ट ने ये बातें बताई हैं। अगला क्वेश्चन आपका चुका 7वां नंबर प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से विवाह करता है तो उसको अधिमान विवाह कहा जाता है। अधिमान विवाह यानी ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, अधिमान विवाह। हालांकि यहाँ पर अंतर विवाह सटीक होता,
पर वर्ग के भीतर विवाह की वरीयता को अधिमान विवाह के संदर्भ में देखा जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। ठीक है। अच्छा, अनुलोम विवाह क्या है? जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण जाति का अगर लड़का है तो वो किसी भी जाति की लड़की से शादी करेगा तो वो अनुलोम विवाह कहा जाएगा। ठीक है, प्रतिलोम विवाह नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर निम्न जाति का लड़की है और उच्च जाति का लड़का तो वो आपका अनुलोम विवाह कहा जाएगा। लेकिन प्रतिलोम विवाह क्या है? उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति के लड़के के साथ अगर विवाह कर लेती तो प्रतिलोम विवाह हो जाता है। अपनी दुल्हन के बहन से शादी कर लेना शाली विवाह कहलाता है। पत्नी को जो है अगर पुत्र ना हो रहा हो तो ऐसे में लोग शाली से अपनी शादी कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव निम्नांकित में से किसने दिया? 8वां नंबर प्रश्न, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन नेशनल पार्क का सुझाव किसने दिया था? एल्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, एल्विन ने दिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। जनजातियों को भारतीय समाज में आत्मसात करने का सुझाव किसका है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। जनजातियों को भारतीय समाज में आत्मसात करने का सुझाव किसका था? ये सुझाव था मजूमदार का, जीएस घुरिये और मजूमदार। ठीक है, जीएस घुरिये ने भी दिया था लेकिन जीएस घुरिये ऑप्शन में है नहीं, तो आप मजूमदार लगा दीजिएगा। मजूमदार इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्सर यह विचार जीएस घुरिये के लिए दिया जाता है लेकिन मजूमदार भी जनजातीय एकीकरण पर काम किए हैं, इसलिए यहाँ पर मजूमदार लग जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्न में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है? बताएं, सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? तो वो प्रक्रिया पृथक्करण और आत्मसात, ये दोनों होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? 11 नंबर बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है आपकी, बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, बताएंगे। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी है किसने? इमाइल दुर्खीम साहब ने। इमाइल दुर्खीम की बात किया तो आत्महत्या का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही कहा था कि जो है समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खीम ने दिया। आत्महत्या को 4 प्रकार से किसने बांटा? इमाइल दुर्खीम ने बांटा। ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, ली सुसाइड या दी सुसाइड नाम की पुस्तक भी इमाइल दुर्खीम ने ही लिखी है। ठीक है, बेबर ने सत्ता की अवधारणा दी है। ठीक है, करिश्माई सत्ता, पारंपरिक सत्ता और वैज्ञानिक सत्ता, 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें यहीं पर, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा देने वाले विद्वान हैं। दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेख इनका प्रकाशित हुआ 1848 में। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, इन्होंने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी और कहा अब तक का इतिहास जो रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। तो कार्ल मार्क्स जो है ये सारे सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स के ही रिलेटेड हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताएं, पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसको पुनर्जनजातीयकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी में, ऑप्शन इसका बिल्कुल डी ऑप्शन, यानी जब कोई आदिवासी समूह बाहरी प्रभाव छोड़ करके फिर से अपनी मूल संस्कृति अपनाता है तो उसे री ट्राइबलाइजेशन बोला जाता है। ऑप्शन पुनर्जनजातीकरण, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। वनों में आग लगा करके और फिर उस पर खेती करना, भूमि कृषि योग्य नहीं रहने पर अन्य वन में आग लगा करके खेती करना, फिर वो भूमि जब तक उपजाऊ रही तब तक उस पर भूमि खेती होती है और फिर उसको छोड़ करके अलग स्थानों पर जाकर के खेती करना क्या कहलाता है? इसी को स्थानांतरणशील कृषि, इसी को झूमिंग कृषि, इसी को काटो और जलाओ कृषि। ठीक है, इसी को तमाम प्रकार की कृषि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है इसको। प्रायः जनजाति के लोग जो होते हैं ऐसी कृषि किया करते हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न आप देखो। होमो हरार्किकस पुस्तक किसने लिखी है? होमो हरार्किकस, इस पुस्तक को किसने लिखा बाबू? लुई ड्यूमा ने लिखा है। लुइस ड्यूमांट कह सकते हैं, लुइस ड्यूमांट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमो हरार्किकस, इस पुस्तक में भारतीय जाति व्यवस्था के ऊंच नीच के ढांचे का विश्लेषण किया गया है बहुत ही बारीकी के साथ। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। किस विद्वान का कथन है कि नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हैं? तो कहाँ की नगर ऐसी संस्था है? प्रश्न क्या पूछा गया है? नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त, यानी कृषि काम नहीं करते जो नगर या शहर के लोग होते हैं, वो किसी अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। ये परिभाषा किसने दी नगर की? इस परिभाषा को दिया था बिल कॉप्स नाम के एक विद्वान ने। बिल फॉक्स या बिल कॉक्स? बिल कॉक्स, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न ईसाइयों का भारत की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? ईसाई की अगर बात की तो भारत की जनसंख्या का 2.3% लोग जो है
ये एक प्रकार से 2.32% लोग जो है कहाँ पर रहते हैं, ये भारत में रहते हैं ईसाइयों में। ठीक है, भारत की जनसंख्या का 2% यानी 100 में से 2 लोग ईसाई होते हैं भारत में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वर्ग पूर्णतः किस व्यवस्था पर निर्भर होता है। 17 नंबर, वर्ग पूर्णतः किस व्यवस्था पर निर्भर है। तो वर्ग जो होता है ये एक प्रकार से अर्जित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो है इसमें क्या होता है, प्रदत्त, लेकिन क्लास जाति जो होती है प्रदत्त होती है, जबकि जो वर्ग होता है ये अपनी मेहनत और शिक्षा से अर्जित किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, संयुक्त परिवार में निम्न में से किसका अभाव यानी कमी होती है। तो संयुक्त परिवार में बाल विवाह होता है, पर्दा प्रथा भी चलती है, स्त्रियों की दासता भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पे देखने को मिल सकती है, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा जो होती है इसका अभाव यानी स्त्रियों की शिक्षा का अभाव यानी कमी होती है। ठीक है, स्त्रियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस विद्वान का कथन है कि पैतृक परिवार ही सामाजिक जीवन का मूल और सार्वभौम रूप है। 19 नंबर किसने कहा, किस विद्वान का कथन है कि पैतृक परिवार ही सामाजिक जीवन का मूल और सार्वभौम रूप है। यह कथन है मर्डाक का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ। ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ है 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 1926 ईस्वी में भारत में श्रमिकों के अधिकारों के लिए कानून बनाया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको इस पूरे की पूरे पीडीएफ प्राप्त करना 100 क्वेश्चंस की, ऐसे ही आपके और भी तमाम मॉडल पेपर मैंने सेट कर रखे हैं। तमाम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को ऐसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चंस आपका हो रहा है तो एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको सीरीज एक भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, सब कुछ आपके यहाँ से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखें, नीचे आंसर शीट भी मैंने लगा दी है ताकि आंसर भी आप देख लें कौन सा सही है। ठीक है, आपको अगर ग्रुप में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, जो कि पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। और सारे पीडीएफ सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हिंदी हो, होम साइंस हो, सभी का मिलेगा। एसएमएस करना आपको 9984 039 139। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है, आपको अपना नाम एसएमएस करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर मात्र आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप 100 रुपये फीस जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोर्स ज्वाइन करें और हमको ऑफर भी मिल जाए तो सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर पूरा 1 साल तक का कोर्स आपके लिए 150 रुपये में मिल रहा है। यानी इसमें आपको पीडीएफ नोट्स वाला पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा 150 में। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के सभी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व और मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हमें आपको मिल जाएंगे। आंसर लिखा हुआ बढ़िया बाकायदा से एकदम चटक एचडी फुल क्वालिटी में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वाला का तमाम सारे क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करूंगा और पीडीएफ नोट्स और भी मिलेंगे आपको। यानी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ यहीं से पूछे आएंगे। तो आपके लिए एक बेहतर तैयारी के साथ शुक्ला डी पॉइंट आ गया है। आपको कहीं पर भटकना नहीं, सीरीज किताब कुछ भी नहीं खरीदनी है, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते तो ऐसे ही तमाम पेपर आपको अगर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब कुछ आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, बताएं। 21 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, रजनी कोठारी ने लिखी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसने लिखा बेटा, रजनी कोठारी ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, जाति वर्ग और व्यवसाय पुस्तक किसने लिखा, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हु इज द ऑथर ऑफ। 22 नंबर, जाति वर्ग और व्यवसाय, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक लिखी है डॉक्टर जीएस घुरिये ने। भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं जीएस घुरिये, उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन साधु पुस्तक किसके लेखक कौन है, इंडियन साधुज पुस्तक किसने लिखी है, डॉक्टर जीएस घुरिये की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मनु ने कर्म के कितने भेद बताए हैं, मनु ने कर्म के 3 भेद बताए हैं, सत, रज और तम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, किंग्सले डेविस की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, बताएं। 26 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ, 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था, 1956। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है,
सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक में लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? बताए 27 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है बाबू? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। प्रश्न पुस्तक क्या है आपका 27 नंबर का? प्रश्न है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। पुस्तक किसने लिखी है? आईपी देसाई की पुस्तक है ये। आईपी देसाई ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आईपी देसाई का कथन है। ठीक है, महुआ गुजरात में एक इलाका है, उसमें संयुक्त परिवार के बदलते स्वरूपों का अध्ययन उस गांव में जाकर के किया था आईपी देसाई ने। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु की अवस्था से अपने साथ लाया है। यह कथन किसका है? परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लेकर के आया है। यह कथन किसने कहा था परिवार के बारे में? मालिनोवस्की ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मानव शास्त्री मालिनोवस्की ने इसको कहा कि परिवार एक यूनिवर्सल संस्था है जो आदिम काल से चलती आ रही है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? 29 नंबर, मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। एस.सी. दुबे की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है संयुक्त परिवार की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? 30 नंबर, बताएं संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो संयुक्त परिवार की प्रकृति जो होती है समाजवादी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, सोशलिस्ट होती है। क्लियर? 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है सती प्रथा का निरोधक अधिनियम कब बना था? 1800। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में इसको प्रतिबंधित करवाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है किस अधिनियम में विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी? 32 नंबर, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फटाफट से आप बताएंगे। किस अधिनियम में विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ये राजा राम मोहन राय की संस्था है। 1815 में इसको आत्मीय सभा के नाम से जानते थे। ठीक है, बाद में इसका 1828 में नाम बदल करके इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया और ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। ठीक है, और 34 नंबर क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताएं 34 नंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 35 नंबर प्रश्न है भैया। प्रश्न आदिकालीन भारत में किसे भग्न पुरुष कहा गया है? 35 नंबर, बताएं आदिकालीन भारत में किसे भग्न पुरुष कहा गया है? तो दलितों को भग्न पुरुष कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलितों को भग्न पुरुष कहा गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों या दलितों की उत्पत्ति को समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भारत में अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? 38 नंबर संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? 39 नंबर दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा? तो काका कालेलकर ने कितने जातियों को रखा था? फटाफट से आप बताएंगे। काका कालेलकर ने जनजातियों मतलब किन जातियों को पिछड़े वर्ग में रखा था? 2399 जातियों को, 2399। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 41 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता का परसेंटेज कितना रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता का परसेंटेज रहा है 65.46%। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारतीय समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम किसने प्रस्तुत किया? 42 नंबर भारतीय समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम किसने प्रस्तुत किया? तो कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? 43 नंबर, पीपुल्स ऑफ इंडिया हर्बर्ट रिजली की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं? जातिवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, ये सारे जो विचार हैं ये राष्ट्रीय एकता को बाधा उत्पन्न करते हैं। इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारत के सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण के अध्ययन के लिए कौन सा उपागम बताया? 45 नंबर बताएं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारत के सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए कौन सा उपागम बताया है? तो एकीकृत उपागम बताया, इंटीग्रेटेड अप्रोच। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकीकृत उपागम। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति, 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है? तो निग्रिटो एक प्रजाति। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निग्रिटो। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण ये जातियाँ, जबकि निग्रिटो एक नक्सलीय प्रजाति समूह होता है। ठीक है, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब जाति होता है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन रहा है? तो वर्ण व्यवस्था की अगर बात की जाए बेटा, तो 47 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से बताने का प्रयास करें। वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था जो रही है, वर्ण व्यवस्था का आधार उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? तो कार्यात्मक विभाजन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कार्य के आधार पर बांटा गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया था? 48 नंबर बताएं। तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया? तो आंद्रे बित्ताई ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से कौन कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक से संबंधित है? कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है? आंद्रे बिताई की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 50 नंबर, व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसे हम समुदाय कहते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, ठीक है, समुदाय का विशेष नाम, ये सब समुदाय की विशेषता होती है। व्यक्ति एक जो है व्यक्तियों का संगठन होता है। किसका कथन है कि वर्ग तथ्यता समूह होते हैं? बताएं। 51 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? बताइए, किसका कथन है कि वर्ग तथ्यता समूह होते हैं? वर्ग तथ्यता समूह होते हैं, मैकाइबर का कथन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैकाइबर और पेज ही वह व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है? 52 नंबर बताएं, किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है? तो डॉक्टर जीएस घुरिये ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रकारवाद के समर्थकों में कौन नहीं है? 53 नंबर, प्रकारवाद के समर्थकों में कौन शामिल नहीं है? तो जीएस घुरिये शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, आज घुरिये ही एकमात्र समाजशास्त्री हैं, अन्य भारत में समाजशास्त्री हैं, या कथन किसका है? 54 नंबर बताएं, आज घुरिये ही एकमात्र समाजशास्त्री हैं, अन्य भारत में समाजशास्त्री हैं, यह कथन किसका है? ये आपका डेविस ने कहा था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, दी इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? दी इंडियन विलेज नाम की पुस्तक लिखी एस.सी. दुबे ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखें 55 के बाद में आपका क्या आना चाहिए? 56 नंबर क्वेश्चन ना। 56 नंबर क्वेश्चन सब देखते हैं। हाँ, 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, रूरल लाइफ पुस्तक, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूरल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? बताएं। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है 56 नंबर का। ठीक है, रूरल लाइफ पुस्तक लिखी है किसने? कॉल गाल्पिन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे पुस्तक आपसे ऐसे ही प्रश्न आते हैं समाजशास्त्र में, छोटे छोटे। ग्राम्य नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 57 नंबर, ग्राम्य नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? कूले ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मुख्य श्रेय गाल्पिन को ही दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में गाल्पिन है नहीं, इसलिए आपका चार्ल्स कूले लग जाएगा। चार्ल्स कूले ने समूह को दो भागों में बांटा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। 58 नंबर क्वेश्चन से, दिए गए विकल्पों में से वह विशेषता जो नगर की विशेषता नहीं है। नगर की विशेषता क्या होती है? नगर की विशेषता में देखिए द्वितीयक संबंध पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। संयुक्त परिवार नहीं होता वहाँ पर, द्वितीयक नियंत्रण भी होता है, व्यक्तिवादिता भी खूब होती है। करेक्ट आंसर, संयुक्त परिवार की व्यवस्था गांव में पाई जाती है, शहरों में नहीं पाई जाती, ज्वाइंट फैमिली में। तो ये एक प्रकार से नगर की विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं बल्कि केंद्रीय परिवार की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर कितने प्रकार के ऋण माने गए हैं? 59 नंबर,
हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर कितने प्रकार के ऋण माने गए हैं? तो 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं, 3 प्रकार के, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ठीक है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। ठीक है, ये 16 संस्कार हो जाते हैं आपके। 60 हो गया आपका। 61 नंबर क्वेश्चन आपको अब देखना है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग गांव में रहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 68% व्यक्ति जो है गांव में रहते हैं, 68.84। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों का उल्लेख किया जाता है? 62 नंबर बताएं। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों का बताया जाता है। 4 आश्रम कौन कौन से? पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है आपका आश्रम आपका गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम कौन सा बाबू? तीसरा आश्रम आपका कौन सा आएगा? तीसरा आश्रम आपका आएगा वानप्रस्थ और चौथा आपका संन्यास आश्रम। ठीक है, 25-25 साल का एक आश्रम होता है। क्लियर, 100 वर्षों की उम्र मान करके 4 आश्रमों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन निम्नांकित में से किसने किया था? 63 नंबर। उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था मैकी मैरियट ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में सारे प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। कस्बा कितनी जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र को कहते हैं? 64 नंबर। कस्बा कितनी जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र को कहते हैं? तो सामान्यतः 5,000 से लेकर के 10,000 का बीच का जो इलाका होता है, 5 से 10,000 का जो है जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है, उसी को कस्बा कहते हैं, टाउन कहते हैं। ये गांव और शहर के बीच का कड़ी का रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गांव का है? 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गांव का है? तो मूर्त व अमूर्त। चूंकि गांव एक भौतिक स्थान है और सामाजिक संबंधों का ताना बाना भी है, तो इनमें से मूर्त व अमूर्त दोनों हो सकता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 56 नंबर आपका हो ही गया है। कितना पहुंच गया भैया? 65। 65 के बाद में आपका 66 नंबर क्वेश्चन आपका आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ये 66 नंबर आपका आ चुका है। 66 नंबर क्वेश्चन से जनजातियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना है? बताएं। जनजातियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना है? 7.5% आरक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया था? जाति शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया था ग्रेसिया डी ओर्टा ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है। गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया है? 68 नंबर। गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया? तो गांव को जीवन की विधि के रूप में किसने परिभाषित किया है? टी.एन. मदान ने। ठीक है, टी.एन. मदान। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? 69 नंबर। तो थे एल्बिन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, एल्बिन ने दिया। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, स्त्री को धर्म, कार्य एवं मोक्ष में बाधक किसने माना है? 70 नंबर बताएं। स्त्री को धर्म, कार्य और मोक्ष में बाधक किसने माना है? तो ए.पी. जॉन ने माना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 71 नंबर। 70 के बाद में बिल्कुल ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन किसका है? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन किसका है? बिल्कुल, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जबकि मुस्लिम मैरिज जो है एक समझौता होता है। बताएं, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन डॉक्टर के.एम. कपाड़िया का है। ऑप्शन नंबर इसका के.एम. कपाड़िया, सी ऑप्शन में दिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। प्रभु जाति की अवधारणा किस समाजशास्त्री की है? प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने ही दी है, ये बात ध्यान रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 73 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है भील जनजाति। ऑप्शन नंबर एक इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। डोगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? 74 नंबर। डोगरी भाषा जो है जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? 75 नंबर। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? मजूमदार और मदान ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। 76 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
रट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 100% ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। कई विश्वविद्यालय के पर्चे जो होंगे मैं सॉल्व करवाऊंगा और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। किस विद्वान ने जाति की 8 सांस्कृतिक संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है, बताएं। 77 नंबर, किस विद्वान ने जाति की 8 सांस्कृतिक संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जीएस घुरिये ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। गोविंद सदाशिवराव घुरिये, जीएस घुरिये का पूरा नाम है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब आया। 78 नंबर, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 78 नंबर, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। 1935 में साइमन कमीशन के प्रभाव के बाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1935। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जिनके स्पर्श से व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े। यह परिभाषा किसकी है। 79, ये परिभाषा है हट्टन की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किसका कथन है कि भूमि ने जाति को व मशीनों ने वर्गों को जन्म दिया है। 80 नंबर, बताएं किसका कथन है कि जाति ने किसने कहा कि भूमि ने जाति को जन्म दिया और मशीनों ने वर्गों को जन्म दिया है। मैकाइवर ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, जब वर्ग की सामाजिक श्रेणी, प्रश्न क्या है आपका, जब वर्ग की सामाजिक श्रेणी यानी वर्ग जाति या वर्ण वधु से उच्च यानी पत्नी से उच्च होती है तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, और जब जो होता है जो वर होता है उसकी सामाजिक स्थिति नीचे होती है वधु से तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, जो कि मान्य नहीं है समाज की दृष्टि से। 82 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चूंकि स्त्रियों की कोई जात नहीं होती है, पुरुषों की जाति के अकॉर्डिंग ही स्त्रियों की जाति डिसाइड हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या आ चुका है, 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, जब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं। ऐसे विवाह को कौन सा विवाह कहते हैं बेटा, जब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है तो उसको हम ग्रुप मैरिज कहते हैं, समूह विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, ये टाइलर का कथन है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, धर्म की परिभाषा एडवर्ड टाइलर ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 84 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक किसने लिखी है। इसको लिखा इमाइल दुर्खीम साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, दी गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 85 नंबर, दी गोल्डन बो नाम की पुस्तक लिखी किसने, फ्रेजर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखेंगे। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक रोग है। सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक रोग है, यह कथन किसका है। रामधारी सिंह दिनकर का कथन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन से, जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है, किसका कथन है। जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है बेटा, यह कथन है जो है एम एन श्रीनिवास का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 88 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1906 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। दी प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज, द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज पुस्तक किसने लिखी है, के बी कृष्णा ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। 90 नंबर, बताएं संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया 90 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है 1976 में। 1976 में प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ साथ कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो राष्ट्रीय एकता के साथ साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखंडता शब्द इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता और जो है अखंडता इसको कह सकते हैं, अखंडता। ठीक है, अखंडता शब्द और एक शब्द और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे। 92 नंबर क्वेश्चन से, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया।
किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया था? तो एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? बताएं। 93 नंबर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से 94 नंबर प्रश्न है, सोशल थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसकी है? सोशल थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखी है रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया? 95 नंबर। भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किसने अपनाया था? डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी.एस. घुरिये। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 95 हो गया आपका। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपका आ चुका है भैया। प्रश्न है, जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, यह कथन किसका है? 96 नंबर बताएं। तो जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ये एक प्रकार से जो है किसने कहा है? चार्ल्स कूले ने कहा है। कूले ने समूहों के बारे में बढ़िया बताया, प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, समूहों को दो भागों में हर्बर्ट स्पेंसर ने मतलब सॉरी ग्राह समनर ने बांटा है। फोकबेज नाम की पुस्तक लिखते हैं ग्राह समनर। तो फोकबेज ने समूहों को दो भागों में बांटा, अंतः समूह और बाह्य समूह में। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। 97 नंबर, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन नहीं है? जजमानी प्रथा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जजमानी प्रथा जो है यह जाति व्यवस्था को स्थिरता देती है, परिवर्तन नहीं करती। ठीक है, बाकी वैश्वीकरण, नगरीकरण और पाश्चात्य शिक्षा ये एक प्रकार से जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। वैश्वीकरण से क्या होता है? सारी जातियां मिल घुल जाती हैं और पूरा विश्व एक गांव के तरीके से काम करता है। नगर में लोग जाते हैं तो जाति व्यवस्था कम ही होती है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक नहीं है। बताएं 98 नंबर। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? डेविस ने किया था। इसके अलावा कॉल सॉन्डर्स ने किया, केनन ने किया, ये सब इन सभी लोगों ने किया था। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत डाल्टन ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, एन यस्से ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? 99 नंबर। एन यस्से ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, इस पुस्तक को लिखा किसने है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। कौन सी पुस्तक है? एन यस्से ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और 100 को नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 100 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने मालिक व साहूकार इन दो वर्गों का उल्लेख किया है? मालिक और साहूकार दो वर्गों का उल्लेख किसने किया है? किसने किया है? थोर्नर साहब ने किया है। थोर्नर ने किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तमाम सारे प्रश्न को मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब जो है आपका ये आंसर की जो है आंसर की भी मैंने साथ में सॉल्व कर दिया है। ये एक प्रकार से आपका सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर ये था, जिसको मैंने सॉल्व करवाया। 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 26, 27, 28, 29 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का आपने देखा। हमारा एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, एक दूसरा चैनल है शुक्ला हिस्ट्री पॉइंट। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्ला हिस्ट्री पॉइंट को भी और को करिकुलर मास्टर को भी। ठीक है, अब ये आपका आंसर की आपको इसे पीडीएफ में बढ़िया आराम से पीडीएफ है। पीडीएफ के नीचे आंसर की मैंने आपको लगी सॉल्व कर दिया है। ये पूरी आंसर की आपकी लगी हुई है। आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। हाँ, को करिकुलर का 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कहीं पर भटकना आपको नहीं पड़ेगा। एसएमएस करना आपको 9984-039-139, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है? आपको अपना नाम एसएमएस करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये भेज देने हैं। इसमें 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, ग्रेविंग, सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपये फीस जमा करके। अच्छा, एक ऑफर भी आपके लिए वैलिड कर दिया गया है। सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एक साथ जो बच्चा जुड़ता है, यानी कि 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपये है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी ग्रुप में, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा वो सब आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाते हैं।
आप वैसे तो सोचिए, एक सब्जेक्ट की आप सीरीज़ खरीदते हैं, कम से कम 60 रुपए खर्च होते हैं। 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज़ खरीदेंगे, कम से कम आपके 300-400 रुपए खर्च हो जाएँगे। वो खर्च आपके पैसे ना हो, इसके लिए आपके लिए व्यवस्था की गई, ताकि आप जो है कम पैसों में बढ़िया तैयारी कर पाएँ। और बीए के क्षेत्र में शुक्ला स्टडी पॉइंट ने बड़ा काम किया है। को-करिकुलर मास्टर जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बात आप जानें। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को और आगे तक आप ले जाएँ, ठीक है? तो मात्र 150 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। फटाफट से आप जुड़े, देर ना करें, क्योंकि जितना देर करेंगे आप ही का लेट होगा, ठीक है? मैं इसलिए आपको विस्तार से सब कुछ आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।